बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर की एहतसाब अदालत में 26 मार्च यानी कल होने वाली पेशी को मुलतवी कर दिया है। नैब की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि आज एक आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी और कोरोना वबा की तीसरी लहर के हवाले से जारी हिदायत का जायजा लिया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नैब ने मरियम नवाज को पहले भी तलब किया था और इस मौके पर नैब लाहौर की अदालत में दानिस्ता तौर पर पथराव किया गया था जो कि नैब की तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ इस गैर कानूनी बर्ताव की FIR भी मुतलका थाने में दर्ज है। नैब कानून के मुताबिक नैब तहकीकात में अदम ताउन का मुजाहरा करने, रखना डालने या गुमराह करने की सूरत में 10 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इन कानूनी इख्तियारात के बावजूद नैब की जानिब से ताहाल इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है। एलामी में कहा गया है कि नैब लाहौर ने मरियम नवाज को दूसरी मरतबा 26 मार्च को नैब तफ्तीशी टीमों के रूबरू पेश होने के लिए नोटिस इरसाल किए। ताहम NCOC की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए और मुफाद आमा के पेश नजर नैब की जानिब से असूली फैसला करते हुए मुल्जिमा मरियम नवाज की नैब लाहौर में कल की पेशी को मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान बादअज़ां मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा। इसी हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहा। दूसरी जानिब नैब की तरफ से पेशी मुलतवी होने के बाद जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का यह कहना था कि मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब ने जितना इंतकाम लेना था वो हो चुका, अब इनके इंतकाम का दौर गुजर गया है, जुल्म मिटने के दिन आ गए हैं। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि नैब इमरान खान के कहने पर चलता है, नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास क्यों किया? कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी इमरान खान ने की है। मुल्क में कानून है तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी लॉकडाउन होना चाहिए। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका और जुल्म की एक हद होती है, तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। कोरोना की वजह से अगर उन्होंने ये मुलतवी की है तो फिर तो उनको आज वो जो सिलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और SOPs की खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की और उस पर ढिठाई ये कि उसकी तस्वीर भी नशर कर दी। तो मरियम नवाज की पेशी को लेकर हुकूमत और PDM के दरमियान काफी तल्खी का माहौल बन चुका है। एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे थे मगर अब ये पेशी मनसूख हो चुकी है। मगर सवाल यह है कि आखिर हुकूमत की जानिब से पेशी मनसूख करने की हिदायत क्यों दी गई? क्या मामला खालिस्तन कोरोना का ही था या वजह कुछ और थी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरूख हबीब साहब। फरूख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फरूख साहब, ये मरियम नवाज साहिबा को कल नैब में बुलाया गया था, PDM जमातों ने शामिल होने का ऐलान किया था, फिर कोरोना को वजह बनाकर और खास तौर पर NCOC की जो हिदायत है उनको वजह बनाकर जो ये पेशी जो है वो मुलतवी की गई थी। मुझे ये बताइएगा कि फरूख साहब की ये कोई नई हिदायत जारी हुई है NCOC की जानिब से या फिर पहले से जो हिदायत जारी हुई थी उन्हीं की बिना पर आप लोगों ने ये पेशी जो है वो कैंसिल की? ये है, ये तो डिसीजन नैब का है। नैब ने कब किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, समाअत मर्जी करनी है नहीं करनी, ये तो उनका सिलसिला है। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो ये देखने की है कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप सियासत के अंदर आए, आकर आप लूटमार करें और लूटमार करने के बाद अगर कोई एहतसाब का इदारा आपको बुलाए और पूछे कि ये पैसा आपने कहाँ से बनाया, तो आप कहें कि हम जत्था लेकर आ रहे हैं और हम इदारे के ऊपर हमला करेंगे, उसको दबाव के अंदर लेकर आएंगे और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये काम तो मैं नहीं समझता कि वो तो ठीक है फरूख साहब, वो बिल्कुल नैब का इस्तेहकाक था, नैब की तरफ से मनसूख की गई। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि क्या हुकूमत के पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि पहले जिस तरह से बदमज़गी देखने में आई थी कोई इस तरह की जो चीज है वो हो सकती है? क्योंकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि किसी को कानून जो है वो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो हुकूमत के पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है? ये तो चाहते हैं पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए और पूरे मुल्क का कारोबार हुकूमत जो है वो बंद कर दिया जाए और ये तो ये भी चाहते हैं कि इनके एहतसाब के
بھی بند کر دیے جائیں. وزیر اعظم سے کس منہ سے تنقید کر رہے ہیں؟ یہ تو خود کورونا کے دوران جو ہے وہ جلسے جلوس ریلیاں سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی بھی حالیہ دنوں میں انہوں نے کنونشن کیا, اس وقت کیا کورونا SOPs کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوئی. جہاں تک یہ وزیر اعظم کی بات, وزیر اعظم آپ بہتر چیز کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ انہوں نے ایک شارٹ میٹنگ کی ہے. یہ تو اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ وزیر اعظم ملک کی امور نمٹانے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں. اور ورنہ یہ ہوتے تو یہ تو وزارت عظمیٰ کے دوران جا کر جو ہے وہ لندن کے بیڈ کے اوپر لیٹ گئے تھے. آج تک نواز شریف ملک پہ بھگوڑے بن کے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اپنے اقتدار کے دوران جو ہے ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, وہی چیز دوبارہ سے مجھے یہ بتائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے اس کا جواب دے دیا کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر تنقید کی کہ خان صاحب کیوں جو ہے وہ وزیر اعظم آفس میں اجلاس بلائے بیٹھے تھے. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا حکومت کے پاس پہلے سے کوئی اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ موجود تھی کہ نقص امن کا خطرہ ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, اس لیے قدم اٹھایا گیا, یا پھر معاملہ خالصتاً کورونا کا ہی تھا؟ بعید نہیں ہے, ان سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ پرانے وارداتی ہیں, پرانے اشتہاری ہیں, اور یہ پرانے اس حوالے سے ان کی پوری تاریخ ہے. جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں اس ملک کے اندر گلوکریسی متعارف کروانے والے یہ, جعلی پولیس مقابلے متعارف کروانے والے یہ ہیں, اور ماڈل ٹاؤن سانحہ کرنے والے یہ ہیں. ابھی حالیہ تاریخ میں نیب کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی, اسی انداز سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ تمام چیزیں تو یہ کرتے آئے. صحیح. مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر چلتا ہے, انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ڈر گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں عمران خان کٹپتلی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ نیب عمران خان کے کہنے کے اوپر چلتا ہے. پہلے تو یہ اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہیں نا, ان کے اپنے بیان کے اندر تضاد ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر کوئی ادارہ عمل درآمد نہیں کرتا, دوسری طرف کہتے ہیں ادارے ہمارے کہنے کے اوپر چلتے ہیں. معاملہ یہ ہے, ملک کو لوٹا تو انہوں نے ہے نا, سوال تو ان سے ہو رہے ہیں, جواب بھی انہوں نے دینا ہے. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وضاحت عوام کے سامنے آتی ہے, بلکہ ان کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی, لوٹا ہوا پیسہ واپس دینا پڑے گا. اور جنہوں نے لوٹ مار نہ کی, وہ کرپشن نہ کی, وہ بچوں سمیت جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں بھاگتے, پورا پورا خاندان لے کے ملک سے باہر نہیں بھاگتے, بیماریوں کے پیچھے نہیں چھپتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اب ان کو جواب دینا پڑے گا, اور یہ جواب دے گے, اور لوٹا ہوا پیسہ بھی ان کو واپس کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایز یوزلی تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو اور PDM کی جماعتوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے پیچھے. جواب بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو دینا ہی پڑے گا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ ذکر ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جس کے حوالے سے ایک معمہ بنا ہوا ہے جو حل نہیں ہو رہا. کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے معیشت کے ماہرین سے ہم بات کریں اور پتہ کریں کہ آخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جس کا اتنا شور ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملکی معیشت کا تذکرہ کیا جائے تو اس حوالے سے سب سے بڑا اور اہم کردار جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہی ہوتا ہے. تمام تر ملکی خزانہ, زر مبادلہ کے ذخائر ہوں یا کرنسی نوٹس ہوں, سونا ہو یا پھر پرائز بانڈز ہوں, سب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ملکیت ہی ہوتے ہیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت ملک کے مرکزی بینک دولت پاکستان کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لامحدود اختیارات دینے کی تیاری کر رہی ہے. اس آرڈیننس کے بعد اسٹیٹ بینک سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے گا, جبکہ ساتھ ہی گورنر اسٹیٹ بینک کے اختیارات میں اضافہ بھی ہو جائے گا. معاشی ماہرین کے اطلاعات کے مطابق حکومت IMF سے معاہدوں کے وقت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جائے گی. اسٹیٹ بینک کے مالیاتی اور زر مبادلہ کی شرح کی پالیسیز پر آزادانہ عمل درآمد میں حکومت کی مداخلت کو محدود کر دیا جائے گا, جس سے مرکزی بینک کے بنیادی مینڈیٹ کے تحت زر مبادلہ کی قیمت مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی. بیشتر معاشی ماہرین اس اقدام کی نہ صرف تعریف کر رہے ہیں بلکہ اسے بہترین قرار دے رہے ہیں, مگر اس معاملے پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ خود مختاری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذمہ داران کا احتساب ہی نہ کیا جا سکے. نئے قانون کے تحت جو ابھی نہ تو پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی سامنے آیا ہے, اطلاعات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر, بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ڈپٹی گورنر اور مانیٹری پالیسی کے ممبران, اسٹیٹ بینک کے افسران اور ملازمین کو قانونی کارروائیوں سے بچایا جائے گا. یہ سب عہدیدار اس وقت تک نیب یا دیگر اداروں کی پوچھ گچھ سے بھی مستثنا ہوں گے جب تک کہ اسٹیٹ بینک بورڈ کسی قسم کی کوئی کارروائی شروع کرنے کی منظوری نہیں دے دیتا. اب بحث یہ شروع ہو چکی ہے کہ کیا حکومتی کنٹرول ختم ہونے کے بعد کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان مستقبل میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا؟
होगा। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 से मुतालिक हाल ही में वजाहत जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि मुसव्वदा स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स गलत फहमी पर मबनी है, जिसमें स्टेट बैंक को किसी भी इदारे, खास तौर पर मुल्क से बाहर मालियाती या गैर मालियाती निजी इदारे के साथ मालूमात का तबादला करने के लिए मुजव्वजा एक्ट में बिला इजाजत इख्तियारात का तस्करा किया गया है। इसी हवाले से स्टेट बैंक ने पहला ड्राफ्ट बिल गुज़श्ता साल मार्च में वजारत खजाना को भिजवाया था, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ वजारत खजाना ने इत्तफाक नहीं किया था और इस हवाले से चंद तब्दीलियां तजवीज की गई थी। बादशाह अप्रैल में इस कानून साजी से मुतालिक काबीना की कमेटी CCLC ने खुद मुख्तारी की हद तक स्टेट बैंक और वजारत खजाना के माबैन इख्तलाफ राय की वजह से इस बिल की मंजूरी को मौखर कर दिया था। इस हवाले से पाकिस्तान इकॉनमी वॉच की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम करके गैर जरूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद बैंक और पाकिस्तान के मुतालिक तमाम अहम फैसले आलमी इदारे करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वाइसरॉय होगा और गुलामी मुकद्दर बन जाएगी। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम करके इस इदारे को गैर जरूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जो कि मुल्की मुफाद के खिलाफ है। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी स्टेट बैंक एक्ट 1956 में मुजव्वजा तरामीम पर 26 एतराजात किए हैं। जबकि मारूफ माहिर मईशत कैसर बंगाली साहब का एक निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रहा है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाएगा, ऑर्डिनेंस आ गया तो रियासत मफलूज हो जाएगी, रियासत के पास पुलिस फौज को तनख्वाह देने के भी पैसे तक नहीं होंगे। सल्तनत उस्मानिया भी ऐसी ही शर्त लगाकर तोड़ी गई थी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि PDM को इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ धरना और लॉन्ग मार्च करना चाहिए। इस सब के बाद अवाम में भी खासी तशवीश पाई जा रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। एक नई बहस शुरू हो चुकी है, आखिर ये ऑर्डिनेंस है क्या, कहां पर है, कब आने वाला है और इसमें क्या क्या है। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई कोई ऐसे इकदाम उठाने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान की मफादात और खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान जो है वो लग जाएगा। हमारे साथ इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मईशत के माहिर हैं आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, मुझे ये बताएगा कि स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस की हकीकत आखिर है क्या। ये तमाम सवाल जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो जाएगा या पता नहीं और क्या क्या कुछ हो जाएगा। मामला है क्या? देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि अभी जितनी भी इस पे आरा आ रही हैं इसके हक में या इसके खिलाफ, वो अभी किसी ठोस चीज का मुतालिया किए बगैर आ रही हैं। यानी वो सारी चीजें जो कि इस वक्त अखबारात में हैं उनकी बुनियाद पे कुछ लोग जो है वो इसके हक में बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसके बहुत खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरी जाती राय ये है कि ना तो ये इतना बुरा होगा कि इसके आने से जैसे कि खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाने की बात की जा रही है वो हो जाए, और ना ये इतना अच्छा होगा कि इसके आने से हर चीज जो है वो हरी भरी हो जाए। हमें थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, और ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि इस वक्त मुल्क में स्टेट बैंक के अलावा भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको थ्योरेटिकली मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तारी जो है वो दी गई है। तो हम कहते हैं कि जी फला अदारा रियासत के फला सतून जो है वो बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में क्या होता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी मालूम है। सो पहली चीज तो ये है कि जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक जैसे किसी इदारे को लेट्स से कि जी बिल्कुल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, तो हमें ये याद रखना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है और जो ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की हैं वो इस सारी आज़ादी देने के बाद भी स्टेट बैंक को वो स्टेट बैंक नहीं बनने देंगी जो कि अमेरिका का स्टेट बैंक है या जो बरतानिया का स्टेट बैंक है। वो पाकिस्तानी का स्टेट बैंक रहेगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहरहाल कायम रहेगा। इसमें जो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, अब जाहिर है 1956 का एक जो स्टेट बैंक के रूल्स हैं अगर उनको अपडेट किया जा रहा है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अभी जो मुसव्वदा है उसमें लेके आ जा सकता है। अब अच्छी चीज़ यानी IMF इसको क्यों कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। देखिए हम IMF के पास 22 मरतबा जा चुके हैं, ये 22वीं मरतबा है कि हम IMF के पास हैं। जो हैबिचुअल बारोअर्स होते हैं IMF के, हम उस कैटेगरी में आते हैं कि जी हर 4 साल के बाद हम IMF के पास भागे जा रहे होते हैं। ठीक है। अब स्टेट बैंक से हुकूमत क्या करवा सकती है? स्टेट बैंक से हुकूमत ये करवाती है कि जिसको आम जुबान में नोट छापना कहते हैं, कि जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो वो स्टेट बैंक से नोट छपवाती है ताकि उससे अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, जो उसका बजटरी खसारा है, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। अब इसी फिस्कल डेफिसिट की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। तो IMF आपको एक तशखीस करके दे रहे हैं कि जी अगर आप स्टेट बैंक को
इस सियासी दबाव से बाहर निकालें जिसमें कि स्टेट बैंक के पास ये ठीक है। गुंजाइश हो कहने की तो आपको कि ये जी नहीं इस करना वक्त पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आबिद साहब साथ ही रहेगा, आपसे हमें और भी बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है इस हवाले से। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पहला सवाल मैं उनसे भी यही करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है, क्योंकि आबिद साहब तो ये मानते हैं कि ना ये कोई इतनी खराब चीज है कि जिसके बारे में खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी को खतरा हो जाएगा, ना ये कोई इतनी अच्छी चीज है, तो वो तो 50-50 का ऑप्शन ले रहे हैं और एक मुनासिब चीज इसको कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये ऑर्डिनेंस है क्या, इसकी हकीकत क्या है, और खुदा न खास्ता इससे कोई मुल्क को नुकसान तो नहीं होगा जिस तरह से कहा जा रहा है? देखिए, हमें 3 सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल ये है कि क्या हम इदारती इस्लाहात चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या हम पाकिस्तानी इदारे जो हैं उनको खुद मुख्तारी देना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या हम ये चाहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो हमारे इदारों के अंदर मुसलसल मुदाखलत करते रहें। अब इन तीनों के सवालों के जवाब हम अगर चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में देखना चाहते हैं, तो हमें इस्लाहात चाहिए अपने इदारों में, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमें चाहिए कि एक स्टेट बैंक ऐसा हो जो खुद मुख्तार हो, जिसके ऊपर सियासी मुदाखलत ना हो सके। कि सेंट्रल बैंक दुनिया भर में जितने भी होते हैं उन्होंने बेसिकली 3 काम करने। वो शराय सूद को डिटरमिन करते हैं कि क्या होनी चाहिए, वो मनी सप्लाई यानी कि नोट कितने छापने हैं नहीं छापने हैं, और तीसरा है एक्सचेंज रेट। तो ये तीनों चीजों में अगर सियासतदान मुदाखलत करना शुरू करते हैं तो फिर वही हाल होता है जो पाकिस्तान का हुआ है। तो मैं इस ऑर्डिनेंस की हमायत में हूँ कि ये एक तो स्टेट बैंक को एज एन इदारा उसमें इस्लाह लेके आएगा, उस इदारे को खुद मुख्तार बना देगा, और सियासतदान इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो स्टेट बैंक की पॉलिसीज के अंदर मुदाखलत कर सकें। ठीक है, ठीक है। आबिद साहब, एक जो नुक्ता उठाया जा रहा है और सबसे बड़ा एतराज भी उठाया जा रहा है वो ये है कि शायद काबिले एहतसाब नहीं रहेगा स्टेट बैंक। वज़ीर आज़म साहब को तो नायब या FIA जो है वो पूछगिछ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये इतना नाकाबिले एहतसाब हो जाएगा ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, इसके गवर्नर को जो है वो कोई पूछगिछ नहीं हो सकेगी। तो ये कितना वैलिड एतराज या नुक्ता है आपके ख्याल में? देखिए, अगेन आपको इसकी डिटेल में जाना होगा। इस वक्त भी अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जो नैब ऑर्डिनेंस में एक अमेंडमेंट लाई गई थी वो ये ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से थी कि इन गुड फेथ जब कोई फैसला कर रहे हैं तो उस पे इन गुड फेथ उनको नैब पे आप ट्रायल उनका नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं जाती जिंदगी में अगर वो कोई ऐसे मामले में इन्वॉल्व होते हैं जो कि नैब के मैंडेट में आता है तो ऑब्वियसली नैब जो है वहाँ पे उनसे जो है वो कर सकती है, बात कर सकती है। और यही चीज जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से होगी कि अगर गवर्नर या जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान है उसको इस हवाले से तो आप नैब में नहीं लेके जा सकते जी मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो 7% पे क्यों रखी गई, उसको 6 पे क्यों नहीं लाया गया या 9 पे क्यों नहीं ले जाया गया। लेकिन अगर कोई ऐसी उसमें बात निकलती है कि जी फलां गवर्नर ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर ने इनसाइड इंफॉर्मेशन की वजह से कोई जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है उनको पता था कि जी रेट जो है डॉलर का वो चढ़ना है या गिरना है, और उन्होंने वो इनसाइड इंफॉर्मेशन किसी को दी और उसके हवाले से उन्होंने कोई प्रॉफिट कमाया, तो वो तो जाहिर है काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, और उस पर नैब और जो मुल्क के लॉज हैं वो उसी तरह से एप्लीकेबल हो रहे होंगे जैसे कि किसी भी आम फर्द पे होते हैं। लेकिन जो पॉलिसी डिसीजंस है, पॉलिसी डिसीजंस जो है रेगुलेटर्स के पास ये थोड़ी सी इंडिपेंडेंस और थोड़ी सी उनके पास खुद मुख्तारी होनी चाहिए कि इन गुड फेथ जो पॉलिसी डिसीजन वो लेते हैं, यानी या तो आप किसी पे भरोसा करें या भरोसा ना करें। ये तो ऐसे ही है कि आप किसी को भरोसा कर रहे हैं किसी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी पे, और फिर आप कहते हैं जो उन्होंने ये एक्सरे रिजल्ट जो मुझे एक्सरे की शीट दी है इसकी वजह से मुझे अब नैब पे जाना है। तो अगर उन्होंने जानबूझ के कुछ मैनूवरिंग की है या उन्होंने कोई जाती मुफाद उसमें से लिया है तो फिर तो वो उसी तरीके से लॉ को वो अकाउंटेबल होंगे जैसे कि कोई यहाँ पर फिर वही वाली बात है ना। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मैं एक बार फिर से इसी सवाल को लेकर के आपकी तरफ आना चाहूंगी, कितना ट्रस्ट किया जाए और कितना नहीं किया जाए। कुछ लोग ये इल्जाम भी आयद कर रहे हैं कि मरकजी बैंक को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो किसी भी मकामी या जो गैर मुल्की रेगुलेटरी इदारे से मालूमात के तबादले के मुआहदे में आजाद होगा। ऐसी मालूमात जो अवामी सतह पर दस्तयाब हों या खुफिया रखी गई हों उन्हें अफशा किया जा सकेगा, और दिफा से मुतालिक मालूमात के तबादले की मुमानियत की कोई शिक मौजूद नहीं है। इस मुतालिक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं बिल्कुल डॉक्टर आबिद से सलैरी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्हीं की बात को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखिए दुनिया भर में जितनी इकोनॉमीज हैं
جن میں ترقی ہوئی ہے، جن میں مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا ہے، وہاں پہ آزاد اور خود مختار ان کے سینٹرل بینک ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ یورپین سینٹرل بینک کی بات کر لیں جو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ آزاد اور خود مختار ہے. پھر فیڈرل ریزرو امریکہ کا بہت زیادہ آزاد اور خود مختار ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر تھے امریکہ کے، اگر ان کو کنٹرول دے دیا جاتا فیڈرل ریزرو کا، تو وہ امریکہ کا کیا حال کرتا. اب آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا سوال اٹھایا ہے، وہ بالکل ویلڈ سوال اٹھایا ہے، بالکل ویلڈ ایشو اٹھایا ہے. اس کا طریقہ کار جو دنیا میں اپنایا جا رہا ہے وہ ہے شفافیت کا. یعنی کہ اگر شرائع سود کے اوپر اسٹیٹ بینک کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کی جو منٹس ہیں میٹنگ کی وہ شفاف ہونی چاہیے. وہ آپ ویب سائٹ پہ لگا دیں، وہ باقی سب پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے. اگر منی سپلائی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے. ایکسچینج ریٹ کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے شفافیت ہونی چاہیے. تو اس کا جو احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نیب کو دے دیں، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ شفافیت ٹرانسپیرنسی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بڑھا دیں. نیب تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ہماری بیوروکریسی کے ساتھ کیا کیا ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہمارے اپنے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے. جو رپورٹس اس کے متعلق ملک کے باہر سے آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ادارہ، یہ بنایا ہی اسی لیے کیا تھا. تو شفافیت بڑھانے سے اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی. اس کو نیب سے دینے سے تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی تو لیتے ہیں نا کہ گورنر صاحب تو پھر وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہو جائیں گے، گورنر اسٹیٹ بینک. دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں سیپریشن آف پاور. وزیر اعظم کے اختیار میں منی سپلائی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم کے دسترس میں ان کے ڈسکریشن میں شرعی سود کہاں لانا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے پاس فسکل پالیسی کہلاتی ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا ٹیکس لگانا ہے، کس کو لگانا ہے، اور اس ٹیکس کا خرچہ کس طرح کرنا ہے، اس ٹیکس کو خرچ کہاں کرنا ہے. تو یہ سیپریشن آف پاور تو ہمارے آئین کے اندر بندی ہوئی. تو یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا یا وزیر اعظم گورنر سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. ان کا ڈومین فرق ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اور عابد کریم سلیری صاحب تھوڑا توقف کیجئے گا. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف آرڈیننس کے حوالے سے. مختلف آراء جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. عابد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے اور نہ ہی پھر کوئی اتنی بری چیز ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ مانتے ہیں کہ اصلاحات تو بہرحال جو ہیں وہ ضروری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو اس وقت ناگزیر ہیں اور ہونی چاہیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف آرڈیننس جو ہے یہ جو آرڈیننس آ رہا ہے یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے؟ بیکاز بہت سارے معیشت کے جو ماہر ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ خدا نخواستہ خود مختاری کو خطرہ ہو جائے گا، ملکیت سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا. دیکھیں اصلاحات بری چیز نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے، اور اکانومی بھی بالکل ہونی چاہیے. لیکن اکانومی اور انڈیپینڈنس میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ بینک کے اندر منسٹری آف فائنانس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکرٹری فائنانس کو آپ اس کے بورڈ سے نکال دیں. ٹھیک ہے، یہ میں خود کہتا ہوں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سے 5 سال کر دیا جائے. بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ٹرم کیا جائے. جب آپ 2 ٹرم رکھیں گے نا 5 + 5 10 سال، تو لازمن چیز ہے کہ وہ سیاسی بن جائے گا وہ شخص اگلے ٹرم لینے کے لیے. تو جو ابھی ہمارے بھائی سب کہہ رہے تھے نا کہ پرائم منسٹر کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کرنی چاہیے، وہ خود بخود گورنر خود کہے گا سر آپ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے آپ نے، کیونکہ مجھے 5 سال اور چاہیے. تو آپ ان کو 3 سال سے بڑھا کے 1 گو میں آپ دیں 5 سال اینڈ دیٹس سیٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹ آپ کسی کو اگر رسپانسبلٹی دے رہے ہیں، اتنی اٹانومی دے رہے ہیں، تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. یا مادر پدر آزاد کر دیں آپ اس کو کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو. اس ملک کا پارلیمنٹ پرائم منسٹر کو فارغ کر سکتا ہے، لیکن اس ملک کا کوئی بھی ادارہ انکلوڈنگ پارلیمنٹ وہ گورنر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا 10 سال تک. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے جو ہیں نیب ہیں یا FIA ہیں
वो प्राइम मिनिस्टर को तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और सदर साहब जब सदारत से हट जाए तो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव को हाथ नहीं लगा सकते। ये किस किस्म की हम आजादी दे रहे हैं कि क्या स्टेट विद इन स्टेट हम बनाना चाहते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हम सब चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो सियासी असर और रसूख से हट के रहे, ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन क्या काम कर सके, ये भी सोचने की चीज है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व नहीं है, या बैंक ऑफ जापान नहीं है। हम पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक की जो आजादी है, इट इज एट पार विद बैंक नगारा मलेशिया, इट इज एट पार विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज मोर ऑटोनमस देन द बैंक ऑफ थाईलैंड, इट इज मोर ऑटोनमस देन बैंक ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। हम किस चीज की आजादी देना चाहते हैं? कि क्या इसको फेडरल रिजर्व बनाना चाहते हैं? हाँ, जब हमारी इकोनॉमी आज में यूएस के बराबर हो जाएगी तो हम भी इसको फेडरल रिजर्व की तरह अख्तियार दे देंगे। लेकिन हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में आप सोचें कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है। वी आर कैरिंग ए लार्ज बैगेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, लार्ज बैगेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमें हमारी मईशत को 6 से 7% ग्रो करना ये हमारी कंपल्शन है। तो क्या सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ही उसकी जिम्मेदारी लेगी? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? मॉनेटरी पॉलिसी and fiscal policy both have to supplement and complement each other to achieve this growth target. तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्टेट बैंक से के बोर्ड से हटा दें फाइनेंस सेक्रेटरी को, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड को स्ट्रेंथन करें। इसमें से बेशक आप कॉमर्स मिनिस्ट्री को निकाल दें, उसका काम नहीं है। इसमें 3 इदारे होने चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक एंड प्लानिंग कमीशन। ये वो 3 है जो ये काम करेंगे। इसमें आप कॉमर्स को हटा दें तो रिफॉर्म्स बहुत तरीके से की जा सकती है। इस तरीके से रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकता। अभी कोई हमारे भाई साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का और उसका सेपरेशन ऑफ पावर है। मैं इनको कहता हूँ कि थोड़ा से टर्की भी जाकर घूम कर आ जाए, थोड़ा सा देखें कि टर्की के प्रेसिडेंट ने किस तरीके से गवर्नर को फायर किया अभी पॉलिसी डिफरेंसेस पे, और हम खुद अपने हाथ से अपने हाथ को काट रहे हैं। यार दुनिया में क्या हम टर्की का रोल मॉडल हमारे लिए हमने बनाया हुआ है? सही है, आज भी सारा दिन हम टर्की करते रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े सीनियर मईशत के माहिर लोग हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ही अहम इशू है, लोगों की तशवीश भी इस हवाले से बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि जो मईशत के माहिर हैं उनकी ही आरा जो है वो एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। तो एक आम आदमी तो यकीनन अगर एक पैनिक का शिकार है तो वो सही पैनिक का शिकार है, बिकॉज ये थोड़ा उलझा हुआ इशू है और मईशत के माहिरीन ही आपस में इसके ऊपर इत्तेफाक जो है वो नहीं कर पा रहे। डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने तो इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत की है, और वो उन्होंने कहा है कि स्टेट विद इन स्टेट जैसी सूरत हाल की उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल बन रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब जो कहते हैं कि ना ये कोई इतनी अच्छी चीज़ है ना कोई इतनी बुरी चीज़ है, अलबत्ता डॉक्टर फारूक सलीम साहब मानते हैं कि इस्लाहात जो है वो नागुज़ीर है और होनी चाहिए। इस पर मजीद आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी यकीनन हम बात करते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ कोरोना SOPs के हवाले से। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हिदायतनामे जारी हो रहे हैं, एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा जा रहा है। केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर स्कूल्स भी बंद किए जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जा रही है। बाजारों, शादी हॉल्स और दफातर में काम करने के औकात कार में तब्दीलियां की जा रही हैं, मगर वायरस है कि काबू में ही नहीं आ रहा। बिलखसूस लाहौर को रेड जोन बताया जा रहा है। लाहौर में कोरोना की बेकाबू होती हुई सूरत हाल के पेश नजर लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने मास्क न पहनने पर कई शहरियों को बतौर सजा निस्फ घंटा सड़क पर खड़े रखा है।
है। लाहौर में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरक होती दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने बजाते खुद लिबर्टी चौक में खड़े होकर शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने न सिर्फ खुद शहरियों में मास्क तकसीम किए हैं, बल्कि बगैर मास्क के चलने फिरने वालों को बतौर सजा जो है वो सड़क पर निस्फ घंटा खड़े होने की सजा भी दी है। एक तरफ तो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए शहरियों को जुर्माने किए जा रहे हैं, दुकानदारों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने इन पर आयद किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुमलिकत खुदादात के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर पाबंदी, हर असूल और एहतियात से बालातर दिखाई देते हैं। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान गरीब और अमीर के फर्क को वाज़ेह करते देखे जा सकते हैं। 5 रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर सेहत फैसल सुल्तान ने ट्वीट में यह बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद खातून अव्वल के बारे में भी इत्तलात आई कि उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और दोनों ही करंटीना में चले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तर दफ्तरी मसरूफियात वीडियो के जरिए शुरू कर दी हैं, मगर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ये ट्वीट किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करंटीना में अपनी मीडिया टीम के साथ इजलास करते हुए देखे जा सकते हैं। 5 रोज कबल कोरोना का शिकार होने वाले वज़ीर-ए-आज़म खुद SOP की खिलाफ वर्जी जो है वो कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब दो नहीं एक पाकिस्तान की बात किया करते हैं, वो आज खुद दूसरे पाकिस्तान की छवि पेश कर रहे हैं। मुमलिकत खुदादात के वज़ीर-ए-आज़म से सवाल ये है कि ये जुर्माने सड़कों पर आवाम को रोककर मास्क जो पहनाए जा रहे हैं, शादी हॉल्स पर तादाद से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है और शादी हॉल्स इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जब ये सब आम आवाम के साथ हो रहा है, तो आप किस कानून से बालातर हैं? आपके महल में क्यों असूलों की खिलाफ वर्जियां इस तरह से जारी हैं? हुकूमत की जानिब से कोरोना के मुतालिक बनाई गई वेबसाइट पर ये वाज़ेह तौर पर हिदायत लिखी गई हैं कि 10 रोज तक करंटीना में रहें, मगर आज वज़ीर-ए-आज़म कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 5वें रोज मीडिया टीम से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों कर अवाम के लिए बनाए गए SOP पर अमल करना अपनी तौहीन समझ रहे हैं? खुदारा अवाम के लिए मशाल राह बने, फलाही रियासत या रियासत मदीना बनाने के लिए अमर और मिसाल में पहल कीजिए और कोरोना SOPs का ख्याल रखिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।